नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है विकास शर्मा और मैं दो प्रीलिम्स 2026 के लिए एक पीवाईक्यू सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें हमने 2025 का पेपर पूरा कर लिया है और 2024 के 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो आपको वीडियो में यूट्यूब पर हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगी, अनफिल्टर्ड हिस्ट्री चैनल पर मिल जाएंगी। आगे हम 2024 के अगले 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 है, 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान था। यानी कि 2021-22 में गेहूं का स्थान पूछ रहे हैं, यानी कि अनाज में के उत्पादन में गेहूं का स्थान पूछ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश गेहूं और दालों के लिए तो पहले स्थान पर ही है, इसमें प्रथम स्थान होगा। हम थोड़ा यहाँ मध्य प्रदेश में गेहूं के कुछ क्षेत्र देख लेते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो मेजर रीजन ऑफ वीट, मेजर रीजन देख लेते हैं हम यहाँ। तो पहला है मालवा, दूसरा है सेंट्रल नर्मदा वैली, तीसरा है इंदौर रीजन के आसपास, मतलब ये ज़्यादातर अब है। और इसकी ज़्यादातर वैरायटी कौन कौन सी हैं, तो इसकी वैरायटी सरवती है, लोकमान है और आरएस है। और गेहूं को एक कृषि कर्मन अवार्ड मिला है, जो 7 बार इसको मिला है, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन प्रारंभ हुआ था, ये देवास जिले, यानी कि ये देवास जिले से है। आयोग ने इसका आंसर देवास दिया है। रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योगों में किया जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 53 है। रॉक फॉस्फेट का उपयोग, अब फॉस्फेट सबसे ज़रूरी किस उद्योग के लिए है, ये आपको याद होनी चाहिए। फर्टिलाइजर्स में फॉस्फोट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एनपीके होता है, उसमें एनपीके का रेशियो होता है, तो उस रेशियो को मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो इसमें उर्वरक उद्योग यानी कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, इसमें फॉस्फेट का, रॉक फॉस्फेट का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। वस्त्र उद्योग में कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग होता है। एक मिनट, वस्त्र उद्योग में इसमें कास्टिक सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये किस लिए होता है, ये डाइंग के लिए होता है और ब्लीचिंग के लिए उपयोग होता है। और चीनी में तो आप सब जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का होता है, उसको शुद्ध करने के लिए। और कागज़ उद्योग में वुड पल्प का और बम्बू का, मतलब लकड़ी के गूदे का और बम्बू का, इनका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में अधिकांश वर्षा। अच्छा दोस्तों, अगर आप ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो आप सुनिश्चित करें पहले कि आपके पास 2024 का प्रिंटेड पेपर हाथ में हो, क्योंकि तभी आपको एलिमिनेशन समझ में आएगा और तभी आप फैक्ट और डाटा साथ में लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है। अब सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है दक्षिण पूर्व भाग। क्वेश्चन एकदम हल्के से पढ़ के नहीं जाना है, पेन लेके, मैंने हमेशा कहा है कि पेन लेके क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन लाइन कर करके पढ़ना है। क्योंकि आप ट्राई कर सकते हैं, एक टेस्ट पेपर लगाइए आप, जिसमें क्वेश्चन पे आप लाइन नहीं लगा रहे हैं और जिसमें आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, लाइन लेके नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो उस क्वेश्चन में उस टेस्ट पेपर में थोड़े नंबर आपके कम रहेंगे, क्योंकि कॉन्शियसनेस थोड़ी कम रहेगी। और जिस पेपर में आप लाइन, हर क्वेश्चन पे लाइन मार के पढ़ रहे हैं, तो उसमें कॉन्शियसनेस थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो उसमें नंबर भी अच्छे आएंगे। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है। तो अब मध्य प्रदेश में 2 तरह से वर्षा होती है, एक अरब सागर से, एक बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, तो अधिकांश वर्षा दक्षिण पूर्व भाग में हुई, और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व यानी कि इस तरफ पूछ रहा है, तो इस तरफ तो बंगाल की खाड़ी से ही होगी, क्योंकि वही निकट है। तो हमेशा इस मानसून बंगाल की खाड़ी से होता है। ठीक है, यहाँ थोड़े हम
एलिमिनेशन लगा सकते हैं, क्योंकि एक तो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व पूछ रहा है और दक्षिण पूर्व ही इधर ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और थोड़ा हम यहाँ मध्य प्रदेश के वर्षा के क्षेत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्षा के 4 क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश वर्षा के 4 क्षेत्र हैं। और मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश का साउथ ईस्टर्न हिस्सा यानी कि सतपुड़ा वाला हिस्सा, साउथ ईस्ट वाला जो हिस्सा है, एक मिनट, हाँ, मध्य प्रदेश का जो, एक मिनट दोस्तों बस, मध्य प्रदेश का जो साउथ ईस्ट का जो हिस्सा है उसमें वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, उसमें वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। और इस ये हिस्सा कौन सा है? सतपुड़ा वाला हिस्सा है, सतपुड़ा वाला हिस्सा है ये। क्वेश्चन नंबर 55 पे देखते हैं, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है? तो काली मिट्टी का निर्माण बैसाल चट्टान सब जानते हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पश्चिमी मध्य प्रदेश में इंदौर मालवा पठार में ज़्यादातर पाई जाती है, ठीक है। और हाँ, मालवा पठार में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और ये दक्कन ट्रैप की बैसाल्ट चट्टान से बनी है। ये मध्य प्रदेश के 43% भाग पर पाई जाती है, 43% ऑफ MP, मालवा, ठीक है, 43% भाग पर पाई जाती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? आयरन होता है, मैग्नीज होता है और फेरस ऑक्साइड होता है। आयरन यानी कि Fe, Mg और फेरस ऑक्साइड, ठीक है। एक 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मैग्नीज में क्या क्या नहीं पाया जाता है। तो इसमें कमी तो ये मतलब दोनों साल रिपीट है, यानी कि काली मिट्टी और मालवा प्लेट्यू की थीम, ये वाली जो थीम पकड़नी है, मैंने आपको बताया है कि पेपर में PYQ थीम पकड़नी है। और वो थीम आप किससे पकड़ोगे? PYQ सॉल्व करके, PYQ को देख कर, बार बार देख कर आप PYQ थीम पकड़ोगे। और क्योंकि हमेशा हर साल उसी थीम के ऊपर नीचे क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं के शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कभी पूछ लेगा कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, कभी पूछ ले कौन कौन एलिमेंट नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कभी पूछ लेगा। हाँ, तो इसमें काली मिट्टी में फॉस्फेट और ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसकी प्रवृत्ति एल्कलाइन होती है। इसका pH 7.5 से 8.5 के बीच में होता है, ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं? तो इसमें डिस्ट्रिक्ट है मालवा प्लेट्यू और नर्मदा और सोन वैली, ठीक है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मतलब डिस्ट्रिक्ट नहीं कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कह लो उनको। तो इसमें कौन कौन सी है? मालवा प्लेट्यू में फैली हुई है, नर्मदा सोन वैली में फैली हुई है, सतपुड़ा रेंज में फैली हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बांस का राष्ट्रीयकरण 1973 में हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है। विंध्यन स्कॉर्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? अब यहाँ थोड़ा पहले हम इस विंध्यन स्कॉर्पलैंड के बारे में पढ़ेंगे, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो विंध्यन स्कॉर्पलैंड है, यह विंध्यन पर्वत की दक्षिणी ढलान है, ठीक है। विंध्यन पर्वत की दक्षिणी ढलान होती है, और जो कि ये नर्मदा घाटी के उत्तर में अवस्थित है। मान के ये विंध्यन स्कॉर्पलैंड है, ये विंध्यन पर्वत की दक्षिणी ढलान है जो नर्मदा घाटी के उत्तर में स्थित है, ठीक है। इसमें भांडेर और कैमूर पहाड़ आते हैं, जिसमें भांडेर भी है और प्लस कैमूर पहाड़, इसमें कैमूर पहाड़ भी आता है। और भी चीज़ें आती हैं राजस्थान में, इसमें करौली का शायद मैदान आता है, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, करौली धौलपुर वाला शायद इसी में मैदान आता है, ठीक है। हाँ, और इसका काम एक क्या है? यह गंगा नदी प्रणाली और दक्षिण भारत की नदी प्रणाली के बीच प्रमुख जल विभाजक है। मतलब गंगा और प्लेट्यू रिवर्स के बीच में है ये, ठीक है। इंडियन प्लेट्यू रिवर्स के बीच में है ये। वही मैं कहा, ये MP में है और करौली और धौलपुर में है। इसका आंसर भांडेर है, क्योंकि इसमें 2 क्षेत्र आते हैं, भांडेर पठार और कैमूर पठार, ठीक है। और ये मैंने बता दिया आपको, ये विंध्यन पर्वत की दक्षिणी ढलान है जो नर्मदा घाटी के उत्तर में है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की, भेल की बात कर रहा है, BHEL, भेल की ये बात कर रहा है। इसकी स्थापना ब्रिटेन की मदद से की गई थी 1964 में, 1964 में इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, ठीक है। और यह है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंतर आता है, ठीक है।
और वर्ल्ड लेवल पर यह 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और 2 मेंटेनेंस यूनिट और 150 से अधिक परियोजनाएं संचालित कर रहा है। इसकी तो एक दो फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगले साल भेल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से क्वेश्चन आ जाए तो ये हमेशा थीम पकड़नी है। मैं हमेशा कहता हूँ थीम पकड़नी है। इलेक्ट्रिकल, हैवी इलेक्ट्रिकल भेल पकड़ रहा है, यानी कि गवर्नमेंट PSUs पकड़ रहा है। यहाँ थीम है गवर्नमेंट PSU, जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं गवर्नमेंट की, ये पकड़ रहा है, थीम यहाँ पकड़नी है। ठीक है। 59 वर्ष 2021-11 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये भोपाल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसमें ऐसा कुछ है नहीं बताने को, फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? तो ये एक मध्य प्रदेश में केवल एक ही है, ये सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पे है। इसमें 4 राज्यों की भागीदारी है। MP, इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं। MP, ठीक है, प्लस राजस्थान, प्लस गुजरात, प्लस महाराष्ट्र। ठीक है। और राजघाट परियोजना, और ये है नर्मदा नदी पे है, नर्मदा पे है। ये बेतवा नदी पे है राजघाट परियोजना, बेतवा नदी पे है। और इसमें कौन कौन सी है? UP प्लस MP। और ये भांडेर परियोजना केन नदी पे है, केन नदी पे, इसमें भी MP प्लस UP। और ये बाण सागर परियोजना जो सबको ही पता है, ये सोन नदी पे है, और इसमें MP, UP और बिहार, ये 3 स्टेट इसमें हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे कर लें, हाँ कलर बदल लें, चलो कलर बदल लेते हैं यहाँ से, 1 मिनट, हाँ रेड ही, चलो कोई ये भी कर लो, कोई बात नहीं। हाँ, बंगला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? सबसे पहली बात है, हर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, क्योंकि थोड़ी सी गलती पूरे क्वेश्चन को, यानी कि आपके 2 नंबर ले जा सकती है। ठीक है, 3 नंबर ले जा सकती है अब तो। खैर, दुर्गेश नंदिनी 3 नंबर तो जाएंगे, 1 नंबर एक्स्ट्रा जाएगा। दुर्गेश नंदिनी के रचयिता कौन है? तो लेखक का नाम क्या है? तो इनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका ऑप्शन आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज, फिर से पढ़ना है, ब्रह्म समाज का प्रधानाचार्य किसने नियुक्त किया था? तो इनको नियुक्त किया था देवेंद्र ठाकुर जी ने। हम थोड़ा यहाँ ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनको 1862 में नियुक्त किया था, और इनको 1862 में नियुक्त किया गया था, और इन्हें ब्रह्मानंद कहा था। मतलब देवेंद्र ठाकुर जी ने इन्हें इसके बाद ब्रह्मानंद उपाधि दी थी। ब्रह्मानंद उपाधि दी थी इसके बाद, उस पद पर नियुक्त करने के बाद। फिर क्या हुआ कि 1865 में इनके कुछ वैचारिक मतभेद हुए, तो उसके बाद सेन ने 1865 में 1864 में इनके मतभेद हुए, तो 1865 में इनने अपना खुद का बना लिया। हाँ, 1865 में इनके मतभेद हुए, और 1866 में, ऐसा भूल गया था, 1 साल का अंतर आ रहा था। सेन ने 1866 में वैचारिक मतभेद होने के कारण अलग हो गया, और उन्होंने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज बनाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार किया था? 1 मिनट, आपको ये हटा देते हैं। हाँ, अब ठीक है। गांधी जी ने किस आंदोलन के समक्ष वेल्स के, आप मतलब इन सब की आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जल्दी ही अपलोड कर देंगे हम। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? तो ये आंदोलन था असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। तो क्या हुआ था कि 28 जुलाई 1921 को कांग्रेस द्वारा वेल्स के आने पर बहिष्कार किया गया था, और उसका उद्देश्य था ब्रिटिश के विरुद्ध भारतीय जनता का विरोध प्रदर्शन करना, क्योंकि असहयोग आंदोलन के बारे में मतलब ऊंचे लेवल तक पता चले कि भारत की जनता ब्रिटिश से नाखुश नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा, फिर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, शब्द पे ध्यान देना है। प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है?
प्रतिष्ठा, एक प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? तो प्रतिष्ठा न्याय विभाग से संबंधित है। न्याय विभाग में भी कंटक शोधन, जो क्रिमिनल लॉज का जज होता था उसको प्रतिष्ठा कहा जाता था। कंटक शोधन, कंटक शोधन, कंटक शोधन जो जज था, क्रिमिनल जज, क्रिमिनल जज तो उसको कहा जाता था प्रतिष्ठा। अच्छा, यहाँ थोड़ा हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। राजस्व विभाग में क्या कहा जाता है? समाहर्ता, समाहर्ता, राजस्व विभाग के को समाहर्ता, ठीक है। सैन्य विभाग के को कहा जाता था सेनापति, सेनापति, और आर्थिक विभाग के को कहा जाता था सन्निधा, 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 सन्निधा। थोड़ी जगह की कमी है और कुछ नहीं, सन्निधा कहा जाता था। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। के.एम. पणिक्कर, एक मिनट इनको थोड़ा सा हटा देते हैं इसको। हाँ, जब आप वीडियो देखें तब आप अपने नोट्स खुद बना लें। के.एम. पणिक्कर, और बाकी पीडीएफ हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। के.एम. पणिक्कर ने किसके लिए कहा है कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो के.एम. पणिक्कर जी ने किसके लिए कहा है? गोपाल कृष्ण गोखले जी के लिए के.एम. पणिक्कर जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 65 पे देखते हैं, 66 देखते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 66, हाँ क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 ये रहा। हाँ, किस वेद सभा और स्मृति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया? मतलब सभा और समिति को किस वेद में पृथक संस्थाओं के रूप में बताया गया है? तो इसमें अथर्ववेद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताई हैं, प्रजापति, एक मिनट, प्रजापति की दो पुत्रियां बताई हैं, प्रजापति दो पुत्री, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का, हाँ, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? तो यहाँ इसका आंसर होगा त्रिष्ठुभ मंत्र। हाँ, उपनयन संस्कार क्या होता था? ये जनेऊ मतलब यज्ञ पवित्र होता था जब विद्यार्थी अपना विद्यार्जन के बाद हो, या हाँ विद्यार्जन के पहले ही होता था ये उपनयन संस्कार। उसमें द्विज बनता था, वो उसका दूसरा जन्म होता था, वो द्विज बन जाता था यहाँ। और तो इसका दूसरा जन्म होता था, तो ब्राह्मण को गायत्री मंत्र मिलता था, क्षत्रिय को त्रिष्ठुभ मंत्र मिलता था, और वैश्य को जगती मंत्र मिलता था। ठीक है, एक मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप एक बार 16 संस्कारों को देख लें, क्योंकि किसी भी संस्कार से कुछ भी, जैसे एक क्वेश्चन आया था पुंशवन संस्कार का, मतलब संस्कार का अरेंजिंग पूछा गया था, तो पुंशवन संस्कार दूसरे नंबर पर था और उसको तीसरे चौथे पे ऐसा कुछ बताया गया था। ठीक है, तो वो गलत हो गया था वहाँ। तो ऐसे 16 संस्कार को आप एक बार जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 68, गुहा मंदिर में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं में स्थित है। कैलाश मंदिर के बारे में ये है कि ये एक एकाश्म पत्थर से निर्मित गुहा मंदिर है, मतलब पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है, और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में से बनवाया था। फिर से दोहरा रहा हूँ, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसे 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? सबसे अधिक प्राचीन है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर ही लगा है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, फिर उसके बाद सामवेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर अथर्ववेद है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति देवताओं की स्तुति है। और सामवेद में क्या है? ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतबद्ध किया गया है। ऋग्वेद की ऋचाओं को संगीतबद्ध किया गया है। यजुर्वेद में क्या है कि यज्ञों एवं अनुष्ठानों के लिए मंत्र हैं। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों एवं अनुष्ठानों के लिए मंत्र हैं। और अथर्ववेद में क्या है? दैनिक जीवन औषधि आदि के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? तो सबसे पहले हम यहाँ अष्टांग योग के बारे में बात करें, यानी कि योग में 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के योग होते हैं। ठीक है, जैसे पहला है यमे,
दूसरा नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसमें अब इनको दो भागों में बांटा गया है, इनको दो भागों में बांटा गया है, एक बाहरी और एक आंतरिक। इन अष्टांग योग को दो भागों में बांटा गया, बाहरी और आंतरिक। तो बाहरी में कौन कौन से हैं, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट दोस्तों। इसमें धारणा इसका आंसर है, जो कि मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। बाहरी में है यमे, नियम, ठीक है, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये बाहरी में है। और आंतरिक में है, आंतरिक में केवल 3 हैं। अतरंग आंतरिक में केवल 3, हाँ, धारणा यानी कि धारणा और धारण एक ही बात है, और ध्यान और समाधि के आंतरिक में है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अष्टांग योग के अंतर्गत किसे आंतरिक वाले कहते हैं, अंतरक कहा जाता है। तो प्रत्याहार ये बाहरी का है, ठीक है, नियम ये बाहरी का है, प्राणायाम ये बाहरी का है, केवल एक है धारणा इसमें जो आंतरिक का है। ठीक है दोस्तों, केवल एक है आंतरिक जो बाहरी का है। एक मिनट, हाँ ठीक, केवल एक है जो आंतरिक का है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। तो नदियाँ ये हैं कावेरी, साबरमती, ताप्ती यानी तापी, दामोदर। और इसमें है उद्गम क्षेत्र सतपुड़ा श्रेणी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, मेवाड़ पहाड़ी और छोटा नागपुर पहाड़ी। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कावेरी नदी जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, इससे निकलती है। साबरमती है जो मेवाड़ पहाड़ी से निकलती है, और ताप्ती सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, और दामोदर है जो कि छोटा नागपुर से निकलती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ताप्ती, नर्मदा, ठीक है, ये 2 नदी ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश MPPSC में हर साल पूछी जानी है। तो इनकी लंबाई, इनका अपवाह क्षेत्र इनमें आने वाले मतलब बड़े बड़े शहर वगैरह, मतलब आपको पूरा तैयार करके जाना है। तो इसका आंसर नंबर क्वेश्चन सी है। क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राज्य देश की कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त है? तो ये इसमें झारखंड होगा, एक उड़ीसा होगा, सबसे ज़्यादा यही है। तो झारखंड 27% है, ठीक है, और उड़ीसा जो है कि 24% है। मध्य प्रदेश थोड़ा कम है, 8 सबसे कम है, 8% है, 8%, और छत्तीसगढ़ जो है 17% है। तो इसका आंसर आपका होगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य में प्रथम स्थान था? तो पहले भी बताया आपको, दाल और गेहूं हमेशा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहता है, सबसे लार्जेस्ट है। इसके बाद आता है यूपी के बाद आता है राजस्थान, और राजस्थान के बाद आता है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा और बॉक्साइट भंडार रखता है? तो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा भंडार उड़ीसा रखता है, ठीक है। ये आपको इकोनॉमिक सर्वे इंडिया के से मिलेंगे। हाँ, ये आपको इकोनॉमिक बजट और इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का, आपका इंडिया और मध्य प्रदेश दोनों का आपको एक बार पढ़ना है। सरसरी निगाह से तो बिल्कुल देखना है, ठीक है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो वहाँ से मिलना जरूर है। तो ये 51% पूरी कंट्री का, मतलब 51% पूरे देश का भंडार है क्या, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, MP छत्तीसगढ़ सबसे कम है बॉक्साइट में 4%, और छत्तीसगढ़ भी 4%, सबसे कम ये है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन अब यहाँ आपको पकड़ना है, ये शब्द पकड़ना है आपको, सही नहीं है। बहुत गौर से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। मैं तभी कहता हूँ क्वेश्चन हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना है और लाइन करके पढ़ना है, पेंसिल के यूज से पढ़ना है।
अब यहाँ आप थोड़ा एलिमिनेट लगा सकते हैं, एलिमिनेशन थोड़ा सा आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन में कोई एलिमिनेशन नहीं लगता, बहुत रेयर लगता है, वो लगता भी है तो बहुत रेयर। यहाँ का इसका पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर निकट होती है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई डाटा कोई फैक्ट नहीं है, और ये हकीकत और ये सही भी है, जो पेरू के तट के निकट होती है। कुछ दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। एल नीनो भारतीय मानसून को कमज़ोर करता है। ठीक है, इसके बाद ये भी एक सरल सा क्वेश्चन ऑप्शन है। तीसरा देखते हैं। एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती। अब देखो प्रतिवर्ष, यहाँ थोड़ा फैक्ट मिला आपको। चौथा ऑप्शन है ला नीना भारतीय मानसून को मजबूत करता है। ये चारों ऑप्शन में गलत ऑप्शन आपका ये है, क्योंकि एल नीनो प्रतिवर्ष नहीं आता, 2 से 7 वर्ष के बीच में आता है। 2 से 7 वर्ष के बीच में आता है। एल नीनो में क्या होता है, भारतीय मानसून कमज़ोर होता है, और ला नीना जब आता है तो इसको भारतीय मानसून तेज हो जाता है। ठीक है, एल नीनो में भारतीय मानसून कमज़ोर इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो हवाएं हो जाती हैं, ठीक है, और वहाँ अपवेलिंग भी रुक जाती है, और ला नीना में ये एक्स्ट्रा ज़्यादा तेज़ी से आ जाती हैं, तो मानसून अच्छे से आता है। मतलब नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से आ जाती हैं, तो यहाँ मानसून बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 पे बात करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो एल नीनो ला नीना पे एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, जैसा हो आप कमेंट कर दें। निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो चावल के लिए सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी मैंने फिर कहा ताप्ती। देखो, ताप्ती नर्मदा मध्य प्रदेश का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, मोस्ट फेवरेट थीम है इनकी। ताप्ती और नर्मदा का हर चीज़ रट के जानी है। ठीक है, इनकी हर चीज़ रट के जानी है। तो इनकी लंबाई हम एक बार देख लेते हैं। कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर है। ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर है। ठीक है, नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है, और सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है, तो इसमें नर्मदा ही होगी। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? तो ये था तोक्ते चक्रवात। ये था टोक्टी। ये इंग्लिश में थोड़ा इसको देख लें, टोक्टी। तभी मैं कहता हूँ कि थोड़ा इंग्लिश भी देखते रहें, कुछ टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 आयोग ने हटा दिया था, तो इसको नहीं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा? भारत की जनगणना के ऊपर है, 2011 की सेंसस के अनुसार। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उससे होगा, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण से ही होगा, इसलिए आया है ये। तो इसमें इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। मतलब अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ रहा है? असम में, सबसे ज़्यादा असम में। हम थोड़ा यहाँ और दो चार चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है? एक मिनट दोस्तों, हाँ, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो साक्षरता दर है मिजोरम में। मिजोरम में 91% साक्षरता दर है, 0.33 साक्षरता दर है। ठीक है, और मिजोरम, और साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि 65% है। ठीक है, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है? मेघालय में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। हाँ, तो मेघालय में क्या है? मेघालय में साक्षरता लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, 98%। ठीक है, और जनसंख्या का सबसे ज़्यादा कहाँ है? जनसंख्या त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो त्रिपुरा में 36.74%। सबसे कम मिजोरम में है 10.97 लाख। 36 ये लाख में, जनसंख्या लाख में है त्रिपुरा, मिजोरम में 10.97 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हाँ, ये कौन सा था? 80 था। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं।
रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ थोड़ा आप एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन पहले इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। यह मध्य प्रदेश में मिलेट मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है। यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। यह योजना 2023-24 2025-26 तक की अवधि के लिए है। इसमें आप थोड़ा यहाँ डाउट हो सकता है इस अवधि के लिए, पर यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आप थोड़ा करंट अफेयर पढ़ के गए होंगे और फिर दूसरी बात यह है कि इसमें कोई एग्जैक्ट एकदम नहीं दिखाई कि केवल 2013-23 या केवल 2024 23 से 24 24 से 25 26 और एक योजना है 2-3 साल के लिए तो होती है। तो यहाँ आप थोड़ा सा डाउट हो सकता था, पर यहाँ डाउट नहीं करना है क्योंकि ये मोटा मोटा डाटा है। मोटे मोटे डाटे पर ज़्यादा डाउट नहीं करना है। एग्जैक्ट डाटा पर जैसे 2024 लिखा है 2025 लिखा है, इन पे डाउट करना है। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं आपके। और फिर मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने श्री अन्न योजना 2023 में एक मोटे अनाज के लिए चालू की थी, तो आपको उससे भी थोड़ा इसको लिंक करना है। और 2023 मिलेट ईयर घोषित हुआ है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर। इंटरनेशनल मिलेट ईयर यूएन की तरफ से किसकी तरफ से? यूएन की तरफ से 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित हुआ है यूएन की तरफ से। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया था या मनोनीत किया गया था? तो इसमें गुलाम अली, इलैयाराजा, सुधा मूर्ति और सतनाम। तो इसका आंसर सुधा मूर्ति जी हैं, उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया था। राज्यसभा सांसद में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है, आपको पता ही होगा। और जो शिक्षा, सोशल वर्क आदि ऑप्शन है, 3-4 ऑप्शन हैं, उनके बेस पे कर सकता है 12 लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है। मध्य प्रदेश में पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर प्राची यादव है। हम थोड़ा इन खिलाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। ऐश्वर्य प्रताप को अर्जुन अवार्ड 2022 में मिला था, ये 50 मीटर राइफल शूटिंग से हैं। ठीक है, और पुखराम बम सुशीला चानू, ये महिला हॉकी टीम की कैप्टन रही हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार 2017 में मिला था। और शिवेंद्र सिंह, ये पुरुष हॉकी टीम से संबंधित हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार 2012 में मिला था। बस आप एक जेन्युइन नॉलेज के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक माच गायन शैली? पहले हम यहाँ देखेंगे थोड़ा माच गायन शैली के बारे में, फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो माच गायन शैली क्या है? गायन प्लस संवाद, नृत्य और अभिनय का संगम है। इसमें चारों चीज़ें होती हैं। गायन भी होता है, संवाद भी होता है, नृत्य भी होता है, अभिनय भी होता है। ठीक है, और इसमें महिलाओं की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं। ये पॉइंट एक PYQ मैंने देखा था, ऐसा कुछ था। इसमें महिलाओं की भूमिका ही पुरुष निभाते हैं। तीसरा, ये मालवा क्षेत्र इसकी उत्पत्ति मालवा क्षेत्र से है। अच्छा, ये क्वेश्चन PYQ कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं क्वेश्चन परीक्षाओं में कि इस चीज़ की विशेषता, यानी कुचिपुड़ी में हाथ की मुद्राएं कैसी होती हैं। ठीक है, या एक UPSC में PYQ था, नृत्यांगी की मूर्ति से था कि कैसी, मतलब किस अवस्था में मिली थी। तो इसलिए इसमें ये कैसे होता है, खुले मैदान में ऊंचे चबूतरे पर मंच पर इसकी प्रस्तुति होती है। ठीक है, और इसका आंसर है ओम प्रकाश शर्मा। इनको ये पद्मश्री हैं, इनको 2024 में पद्मश्री मिला है, उज्जैन से हैं। अच्छा, इसमें वाद्य यंत्र भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो इसमें वाद्य यंत्र हारमोनियम, ढोलक और झांझ। हारमोनियम, ढोलक और झांझ। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो उसके प्राप्तकर्ता कलयपुड़ी राधाकृष्ण राव जी हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? पहले हम थोड़ा FIDE यानी फाइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, और इसलिए ये इसका फुल फॉर्म होगा ये। तो इसमें गुकेश इसका आंसर है। ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। ठीक है, फाइड। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। लम्हेड़ा गांव किस जिले में स्थित है? यहाँ जियो पार्क की स्थापना की जानी थी। तो आंसर से पहले हम जियो पार्क समझ लेते हैं। जियो पार्क क्या होता है? ये
एक ऐसा ज्योग्राफिकल पार्क है जहां पृथ्वी का जैसे पृथ्वी की प्राचीन भू आकृतियां, चट्टानें, जीवाश्म, भूविज्ञान से जुड़ी संरचनाएं को संरक्षित किया गया है, जो कि प्रदर्शित और वैज्ञानिक या शैक्षणिक दृष्टि के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है। और ये अब लम्हेड़ा ही क्यों चुना गया? क्योंकि लम्हेड़ा में डायनासोर के फोसिल पाए गए थे 1828 में। 1828 में डायनासोर के फोसिल पाए गए थे लम्हेड़ा में, इसलिए जियो पार्क के लिए जबलपुर का लम्हेड़ा ही चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? लोकपाल के अध्यक्ष मतलब लोकपाल ये एक ब्यूरोक्रेट्स के लिए होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स की जांच करता है भ्रष्टाचार की। तो लोकपाल अधिनियम पारित हुआ था, ओम्बड्समैन एक्ट, आपको पता ही होगा, नहीं आप पढ़ सकते हैं। ये एक जरूरी थीम है, कभी कभी क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है श्री न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर। ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आंसर से पहले हम थोड़ा वैदिक घड़ी के बारे में जान लेते हैं। वैदिक घड़ी पारंपरिक समय मापन प्रणाली है। ये 24 घंटे की जगह 30 मुहूर्त में समय बताती है, यानी कि इसमें 24 घंटे नहीं होते, इसमें 30 मुहूर्त होते हैं। ठीक है। और ये उज्जैन में जंतर मंतर में स्थापित है। और यह पंचांग, तिथि, वार मतलब सोमवार, मंगलवार, जो दिन वार और ग्रह नक्षत्र की जानकारी देती है। तो क्या क्या देती है इसमें? एक तो 24 घंटे की जगह 30 मुहूर्त होते हैं। दूसरी बात, ये पंचांग, तिथि, वार और ग्रह पंचांग की जानकारी देती है। उज्जैन में ये स्थित है, जंतर मंतर में। क्वेश्चन नंबर 90। जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला विजयी रहा। तो भारत कितने से विजयी रहा? भारत 4-1 से विजयी रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों के उनके क्रांति क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो ये आपको मतलब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको रटने ही पड़ेंगे। तो राजा मर्दन सिंह भानपुर से संबंधित थे, राजा दौलत सिंह नेमावार से संबंधित थे, राजा बख्तवली शाहगढ़ से संबंधित थे और मुराद अली महू से संबंधित थे। तो इसका ये पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। नर्मदा नदी देखो, फिर नर्मदा बहुत फेवरेट टॉपिक है एमपीपीएससी का। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को बारामिहिर का जन्म स्थल कहा जाता है? अब यहाँ पहले इसका आंसर है कायथा। तो कायथा के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। कायथा उज्जैन में है और यहाँ 2000 से लेके 1800 ईसा पूर्व तक के पौराणिक साक्ष्य मिले हैं, पौराणिक सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और ये ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। और अब थोड़ा हम यहाँ बराहमहीर के बारे में बात कर लेते हैं। बराहमहीर 6वीं शताब्दी के खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ और ज्योतिष थे। उज्जैन से थे ये, मतलब बराहमहीर 6वीं शताब्दी के खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिष थे, जो कि उज्जैन से थे। इनकी 2 किताबें हैं। बृहत संहिता, जिसमें ये बृहत संहिता ज्योतिष पर है, और पंच सिद्धांत। कौन सी? पंच सिद्धांत और बृहत संहिता। ये पंच सिद्धांत में 5 प्राचीन खगोल सिद्धांत हैं। तो इनकी 2 किताबें कौन कौन सी है? बृहत संहिता और पंच सिद्धांत। बराहमहीर की 2 किताबें हैं, बृहत संहिता, बृहद संहिता, बृहत संहिता और पंच सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। 94 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? हाँ, कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें बोरी, क्योंकि इसमें अभ्यारण्य और जिला बताया गया है, तो बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में है, गंगो अभ्यारण्य पन्ना में है, करेरा जो कि शिवपुरी में है, घाटी गांव ये गलत है, ये ग्वालियर में है ये। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। शंकरराव पंडित का संबंध किस विद्या से था? तो शंकरराव पंडित ख्याल गायकी से थे।
कि ये गायन की एक शैली है। इसमें हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कल्पना के बारे में, मतलब ये ख्याल मतलब कल्पना होता है, तो इसमें कल्पनाशील विचार होते हैं, जिसमें मतलब गायक को कल्पनाशील विचार की स्वतंत्रता होती है, वो कितनी भी कल्पना करके गा सकता है। ठीक है, इसमें 3 घराने हैं, ग्वालियर घराना, किराना घराना और जयपुर अतरौली घराना। ग्वालियर घराना, जयपुर अतरौली, जयपुर अतरौली घराना और किराना घराना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। गम्मत लोकनाट्य गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? तो गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार कुटगरैया कहलाता है। कुटगरैया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये धार जिले में स्थित है। ये धार जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। कुमारगुप्त और बंधुवर्मन के 10पुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ ध्यान से सुनना है। पहली बात तो गलत कथन पूछा गया है, यहाँ हम ऐसे एलिमिनेट करते हैं। देखो, इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। तो भैया होगा किसने, बात ये है ना कि किसने अभिलेख जाके देखा है, या एग्जामिनर ने कौन सा अभिलेख जाके देखा है? होगा थोड़ा बहुत तो कहीं होगा, एक शब्द तो होगा। या भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है। अभिलेख जो कि सबसे पहले ये अशोक के से भी पहले के हैं, नहीं ये लगभग उसी समय के हैं कुमारगुप्त। मतलब तो बात ये है कि पहले अभिलेख ही चलते थे। ऐसा होता था कि पहले कोई ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं चलता था, पहले अभिलेख ही चलते थे। अभिलेख और शिलालेख वगैरह ही एडवर्टाइजमेंट के लिए या अपने विचारों को प्रख्यापित करने के लिए। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन, इस अभिलेख में 10पुर को पश्चिमपुर कहा गया का, यहाँ थोड़ा आप रुक सकते हैं। ठीक है, इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी। अब देखो, दो ये ऑप्शन तो बहुत सिंपल है, इनमें ऐसा कुछ है नहीं जो गलत हो सके। इन दो ऑप्शन में थोड़ा देखते हैं, तो यहाँ ये क्वेश्चन गलत, यहाँ ये ऑप्शन गलत है। इस की रचना भवभूति ने नहीं की थी, वत्स भट्टी ने की थी। कौन से ने? वत्स भट्टी, कभी वत्स भट्टी ने की थी, कभी वत्स भट्टी ने की थी। यहाँ आपको थोड़ा सा भी पश्चिमपुर, दसपुर यानी कि मंदसौर को कहते भी हैं पश्चिमपुर। ठीक है, दसपुर को मंदसौर कहते हैं, मंदसौर का एक नाम पश्चिमपुर भी है। तो यहाँ आपको थोड़ी अगर बेसिक नॉलेज होगी तो ये ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कोहबर क्या है? तो कोहबर वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है। इसमें ये विवाह के बाद दंपत्ति के उस कमरे में इनको बनाया जाता है, मतलब नव दंपत्ति के कमरे में बनाया जाता है। और संथाल, ओरान और मुंडा जनजाति से है जी, संबंधित है। संथाल, ओरान और मुंडा जनजाति से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। यशोधर्मन ने सौंधनी अभिलेख के रचयिता कौन है? यशोधर्मन के सौंधनी अभिलेख के रचयिता कौन है? तो कवि वासुल कवि इसके रचयिता हैं। तो दोस्तों 2024 का क्वेश्चन यहाँ 2024 का पेपर यहाँ पूरा होता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये एलिमिनेशन टेक्निक के साथ MCQ सॉल्व करना आपको पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम 2023 के पेपर के साथ आते हैं। धन्यवाद।